हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं अगले 10 मिनट में सारे फंडामेंटल राइट्स समझा दूंगा। तो शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। ज़्यादातर लोग फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं, पर आपको याद रखना है कि फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 से 35 के बीच में कवर हुए हैं और फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर्टिकल 51A का पार्ट है। इस वीडियो का फोकस होगा फंडामेंटल राइट्स को ट्रिक्स के साथ याद करना। ये लगभग सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, चाहे वो एफकैट हो, एसएससी सीजीएल हो, सीडीएस हो या फिर यूपीएससी। इंडिविजुअल आर्टिकल्स को देखने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 को मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है? Actually, Part 3, that is Article 12 to 35, was inspired by the US Bill of Rights. ये राइट्स जस्टिकेबल होते हैं, जिसका मतलब होता है कि कोई भी इवन गवर्नमेंट अगर इस राइट को वॉयलेट करे तो हम लोग हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। हमें लोअर कोर्ट से होकर गुजरने की ज़रूरत नहीं है। ओरिजिनली 7 फंडामेंटल राइट्स हुआ करते थे, बट आर्टिकल 31 जो कि राइट टू प्रॉपर्टी था, उसे 44th अमेंडमेंट एक्ट के तहत 1978 में इसे फंडामेंटल राइट से हटाकर लीगल राइट बना दिया गया और ये लीगल राइट आर्टिकल 300A के तहत बनाया गया था। तो चलिए आर्टिकल 12 एंड आर्टिकल 13 से शुरू करते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि फंडामेंटल राइट्स किसके अगेंस्ट इम्पोज किया जाता है? फंडामेंटल राइट्स मोस्टली अगेंस्ट स्टेट्स इम्पोज किया जाता है। आर्टिकल 12 डिफाइन करता है यहाँ पे स्टेट्स का मतलब क्या है। स्टेट्स इंक्लूड्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर्स, लोकल बॉडीज लाइक म्यूनिसिपैलिटीज एंड पंचायत एंड स्टैट्यूटरी बॉडीज लाइक ONGC और LIC। फिर आता है आर्टिकल 13 जो कि एक शील्ड की तरह काम करता है और कोर्ट को पावर देता है जुडिशियल रिव्यू का। कोई भी लॉ अगर स्टेट द्वारा पास किया गया हो या फिर स्टेट असेंबली द्वारा पास किया गया हो जो फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करे, उसे कोर्ट नल एंड वॉइड कर देता है। अब आते हैं आर्टिकल 14 to 18 पर, जो राइट टू इक्वालिटी को कवर करता है। आर्टिकल 14 है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। आर्टिकल 15 है नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन 5 ग्राउंड्स, दैट इज रिलीजियन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। आर्टिकल 16 है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 17 है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। एंड फाइनली आर्टिकल 18 है abolition of titles like महाराजा और नवाब पर एकेडमिक और मिलिट्री टाइटल जैसे परमवीर चक्र को अलाउ किया जाता है। आर्टिकल 14 में भी वुमेन एंड चिल्ड्रन एक्सेप्शन है। एक्सेप्शंस को आप और डिटेल में पढ़िए। आर्टिकल 19 हमें 6 कोर फ्रीडम्स देता है, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ peaceful assembly and forming associations, freedom of movement across India, and finally practicing any profession or trade. Article 20 प्रोटेक्ट करता है हमारे राइट्स को अगेंस्ट आर्बिटरी कन्विक्शन और ये कहता है देयर इज़ नो डबल जेपर्डी, हमें एक ही गुनाह की बार बार सज़ा नहीं मिल सकती। आर्टिकल 21 इज़ द मोस्ट एक्सपैंडेबल आर्टिकल। ये बात करता है राइट टू लाइफ एंड राइट टू पर्सनल लिबर्टी की। आर्टिकल 21A को 86th अमेंडमेंट एक्ट के तहत 2002 में ऐड किया गया था, जो कहता है कि 6 से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा एक जन्मसिद्ध अधिकार है। इट इज़ फ्री एंड कंपल्सरी। आर्टिकल 22 हमें प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट आर्बिटरी अरेस्ट एंड डिटेंशन। चलिए आर्टिकल 19 को और भी अच्छी तरीके से समझ लें। आर्टिकल 19 सिर्फ इंडियन सिटीजन्स पे अप्लाई होता है। आपने ये डायलॉग तो सुना ही होगा,
Not a word without my lawyer. Article 19, 1A, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, हमें साइलेंट रहने का भी अधिकार देता है। आर्टिकल 19, 1B, हमें पीसफुली असेंबल करने का अधिकार देता है अगर हमारे हाथ में कोई भी हथियार ना हो। आर्टिकल 19, 1C, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन की बात करता है। दैट इज़ वी कैन फॉर्म एसोसिएशन, ट्रेड यूनियंस। आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24 बनाया गया है वल्नरेबल सेक्शन को प्रोटेक्ट करने के लिए। आर्टिकल 23 बैन करता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स्ड लेबर को। आर्टिकल 24 स्ट्रिक्टली बैन करता है चाइल्ड लेबर को जो अंडर 14 ईयर्स के हो इन फैक्ट्रीज और माइंस। सो आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24 मेनली हमारे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन से डील करते हैं। ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं किसी भी तरीके के हार्म से और एक्सप्लॉयटेशन से, ह्यूमन ट्रैफिकिंग से, फोर्स्ड लेबर से। ये हमें फोर्स्ड बेगर बनने से बचाते हैं। इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है और आर्टिकल 25 to 28 गारंटी दिलाता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन की। हमारे पास राइट है टू प्रैक्टिस एनी रिलीजन एंड हमारे पास ये भी राइट है कि हम कोई भी फेथ को प्रोपगेट कर सकें अंडर आर्टिकल 25। आर्टिकल 26 डील करता है विथ मैनेजिंग रिलीजियस अफेयर, है फ्रीडम फ्रॉम रिलीजियस पेमेंट एंड टैक्सेस। आर्टिकल 28 देता है फ्रीडम फ्रॉम कंपल्सरी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन स्टेट स्कूल्स। आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30 का काम होता है प्रोटेक्ट करना माइनॉरिटी राइट्स को, अलाउइंग देम टू प्रिजर्व देयर डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड एस्टैब्लिश देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ये हेल्प करता है माइनॉरिटीज़ को अपने कल्चर को बचाने में, ताकि डोमिनेंट कल्चर की वजह से ये अपना अस्तित्व ना खो दें और इन्हें किसी भी तरह का एक्सप्लॉयटेशन फील ना हो। चलिए अब हम लोग समझते हैं अगले आर्टिकल को। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा था आर्टिकल 32 हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि ये राइट देता है कि अगर किसी भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट तक जाया जा सकता है। आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट को 5 रिट्स इशू करता है, जिसमें से पहला है हेबस कॉर्पस, जिसकी पावर से किसी भी डिटेन्ड पर्सन को कोर्ट के सामने लाया जा सकता है। दूसरा है मैंडामस, जिससे कोर्ट किसी भी पब्लिक ऑफिशियल को उसका लीगल काम करने को कह सकती है। तीसरा है प्रोहिबिशन, जो कि प्रिवेंट करता है लोअर कोर्ट को फ्रॉम एक्सीडिंग ज्यूरिडिक्शंस। फोर्थ है कार्टियोरेरी, क्वैशिंग एनी इलीगल ऑर्डर ऑफ लोअर कोर्ट। एंड फाइनली वी हैव क्वो वोरेंतो, जो कि क्वेश्चन करता है बाय व्हाट अथॉरिटी अ पर्सन होल्ड्स पब्लिक ऑफिस। आर्टिकल 33 पावर देता है पार्लियामेंट को कि वो आर्म्ड फोर्सेस और इंटेलिजेंस के फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट कर सके। आर्टिकल 34 बात करता है कि कैसे हमारे राइट्स रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं ड्यूरिंग मार्शल लॉ। आर्टिकल 35 बात करता है कि कैसे पार्लियामेंट के पास ना कि स्टेट के पास पावर है कि वो लॉ बना सके और पार्ट 3 को इफेक्ट में ला सके। दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं मैंने आर्टिकल 12 से 35 के कुछ मेन पॉइंट्स हाईलाइट कर दिए हैं। इसी के साथ हमारा आज का वीडियो ख़त्म होता है। मिलते हैं फिर किसी और टॉपिक के साथ।